हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 19। ये जो सेट है एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही अच्छा साबित होगा। आप इसे करते रहिए। प्रश्न संख्या 41 से शुरुआत करेंगे और 70 तक करेंगे। हम लोग डेली यही करते हैं, आज भी यही करेंगे। प्रश्न संख्या 41 कहता है, भाई साहब, साधारण भिन्नों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? साधारण भिन्न में कौन सा गुण होता है? पहला है ऑप्शन, उनके अंश हरों से बड़े होते हैं। देखिए भाई साहब, अंश जो है ना, हर से बड़ा कहीं नहीं होता है। कोई भी भिन्न में अंश जो होता है, अंश बटे हर होता है, ठीक है। तो अंश बड़ा नहीं होता है, ये होता है छोटा और हर होता है बड़ा। पहला तो गलती हो गया। दूसरा कहता है उनका हर मतलब नीचे वाला डिनोमिनेशन, वो जो है 10 की घातों के रूप में होते हैं। नहीं भाई साहब, देखिए साधारण भिन्न है। भिन्न दो प्रकार का यहाँ पर दिया गया है। एक है साधारण भिन्न और एक होता है दशमलव भिन्न, ठीक है। दशमलव भिन्न क्या होता है ना, जैसे हम बोल दिए 3/10, तो इसको एट लास्ट जो इसका रिजल्ट आएगा 0.3 दशमलव में आएगा, ठीक है। तो 0.3, तो चूँकि बटा जैसे ही 10 रहेगा या 10 के पावर कुछ भी रहेगा, 100, 1000, तो वो दशमलव भिन्न में आएगा। क्यों? क्योंकि ये दशमलव बनाता है आसानी से। लेकिन हम बोल दें 3/4, दशमलव जल्दी बनाएगा, तो इसको दशमलव भिन्न नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? साधारण भिन्न। तो पहचानेंगे कैसे? दशमलव भिन्न के हर में या तो 10 रहेगा या 10 का कोई पावर रहेगा। जैसे 10 के पावर 2 100 रहेगा, 1000 रहेगा, 1000 10,000 इस तरीके से रहेगा। तो 10 के घात में रहेगा तो क्या होगा? दशमलव भिन्न। 10 के घात में नहीं रहा तो साधारण भिन्न। तो दूसरा भी गलती हो गया। तीसरा कहता है साधारण भिन्न के हर 10, 100, 1000 आदि को छोड़कर होते हैं। बिल्कुल सही, 10, 100, 1000 आदि को छोड़कर ही होता है साधारण भिन्न। अगर 10, 100, 1000 आ जाएगा तो हो जाएगा दशमलव भिन्न। फिर कहता है उन्हें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। भाई साहब, संख्या रेखा पर हम भिन्न को निरूपित करते हैं, ये हमारा गलत है, कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा गुण होता है? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए कहता है प्रश्न संख्या 42, कहता है 6 घंटियाँ हैं जो 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो भाई साहब, सबसे पहले हम क्या करेंगे, है ना, एलसीएम निकालेंगे किसका? 2, 4, 6, 8, 10, 12 का, 8, 10 और 12 का। तो जो एलसीएम आएगा हमारा वो बनेगा 120 सेकंड। 120 सेकंड मतलब 2 मिनट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर 2 मिनट के बाद सभी घंटी एक साथ बजेगी, हर 2 मिनट के बाद। तो भाई साहब कहता है अभी कोई घंटी बजा तो उसके बाद कब बजेगा? अगला 2 मिनट में, उसके बाद फिर अगला 2 मिनट यानी 4 मिनट। इस तरीके से कहता है 30 मिनट में। तो 2 मिनट में एक बार बजता है, तो 30 मिनट में 15 बार तो हमारा इधर से हो गया। तो ये 15 बार कब से काउंटिंग हुआ? अगले 2 मिनट से, अगला दूसरा मिनट से। भाई साहब अभी भी तो बजा है, तब ना अगला 2 मिनट में बजेगा। तो अभी का तो छूट गया, तो अभी का एक बार जोड़ेंगे तो कितना बार हो जाएगा? 16 बार। इसको ध्यान रखेगा, जब 15 बार काउंट किए, वो अभी का नहीं किए थे, वो अगले दूसरे मिनट, फिर चौथे मिनट, इस तरीके से काउंट हुआ था। तो अभी का जो काउंट करना है तो उसमें एक हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 16 बार बजेगा, ठीक है। चलिए भाई साहब, कहता है धारा के साथ कोई नाव 7.5 घंटे में एक दूरी तय करती है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी 10.5 घंटे लगते हैं। तो शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लग जाएंगे? तो क्या करेंगे, देखिए कहता है धारा के साथ। तो धारा के साथ क्या होता है भाई साहब? बोट प्लस वाटर। धारा के साथ कितना घंटा? 7.5 घंटा। तो ये क्या हो गया? चाल गुने समय। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो हमारा दूरी का फार्मूला हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या है? धारा के विपरीत 10.5 घंटा। धारा के विपरीत चलेगा भाई साहब। तो धारा के विपरीत क्या होगा? बोट आगे जाएगा और पानी उसको पीछे ढकेलेगा। तो बोट माइनस वाटर। कितना घंटे में? 5.5 घंटे में।
अब दोनों कंडीशन में क्या निकालें, चाल गुने समय, चाल गुने समय। किसका फार्मूला होता है, दूरी का। तो दूरी बराबर दूरी का फार्मूला दूरी, ए भी दूरी, और दोनों सेम दूरी है तो क्या हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ से गुना करेंगे, देखिए कैसे गुना करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, देखिए वाटर को इधर लाते हैं, ठीक है। तो इस 7.5 वाटर हो जाएगा, और ये देखिए 10.5, देखिए 7.5 डब्लू और 10.5 गुने डब्लू। 10.5 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10.5 और 7 कितना हो जाएगा सर जी, 18 डब्लू। यहाँ पर पहले से कितना है, 10.5 बी, और इधर से 7.5 बी प्लस में, अगला साइड जाएगा माइनस में। तो 10.5 में से 7.5 गया 3 बी, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम लोग W/B 3 से काटेंगे, 3 छक 18 है ना जी। W/B की B/W क्या करें, चलिए B/W ले लेते हैं। तो B/W करेंगे तो W इधर गया, क्या बचा 6 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर बोट का चाल 6 है तो धारा का चाल 1 है। तो सबसे पहले कुल दूरी निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा जी, तो दूरी बराबर फॉर्मूला हम यहाँ भी लगा चुके हैं, यहाँ भी लगा चुके हैं, दोनों में से कोई एक पे इसका मान रख लीजिए। तो B+W गुने 7.5, B+W कितना होगा, 6 1 7 गुने 7.5, 7 गुने 7.5 तो कितना हो जाएगा, 105 किलोमीटर। कोई दिक्कत, कितना हो गया, 105 किलोमीटर। अब कहता है भाई साहब शांत धारा में दोतरफा चलना है, तो 105 किलोमीटर तो एक तरफा हो गया, मतलब केवल जाने का। अब ये 105 किलोमीटर जाएगा, गलती हो गया क्या, गलती हो गया, ये हो जाएगा 52.5, ठीक है। अब जब भाई साहब दोतरफा हो जाएगा तो जो टोटल डिस्टेंस बनेगा, दोतरफा है भाई साहब तो 2 से गुना करेंगे, चूँकि 2 रित तो समान है, क्या बना 105 किलोमीटर। अब इस 105 किलोमीटर को क्या करेगा, शांत जल में, तो जल को शांत मानते हुए तो जल का कोई भी गति नहीं लेंगे, केवल नाव का गति लेंगे। तो नाव का गति कितना हो गया, 6 के स्पीड से 105 किलोमीटर जाएगा, तब 17 छक्का 2 तल से बटा 3/6 मिनट की घंटा, मिनट है भाई साहब, घंटा है, घंटा है, तो हो गया हमारा घंटा। अब ऑप्शन देखिएगा तो एक इसका ऑप्शन नंबर सही होगा 3 सही होगा। तीसरा ऑप्शन में क्या है, 17 सही 9/18। तो भाई साहब दोनों सेम चीज़ है, कैसे देखिए, 3 कम 3, 3 दूना 6, 1/2 आया, यहाँ से भी 1/2, तो 17.5 घंटा यहाँ भी, 17.5 घंटा यहाँ भी, इसलिए परेशान नहीं होना है। चलिए भाई साहब अगला देखिए प्रश्न संख्या 44, कहता है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा बराबर 12 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले sin थीटा cos थीटा का मान निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम इधर लाएंगे तो इधर क्या बनेगा, इसको देखिए बनाएंगे तो इसको लिखेंगे 2 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 3 3 9 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको इधर लाएंगे, देखिए इसको मानेंगे a स्क्वायर, इसको मानेंगे b स्क्वायर, तो इसको बनना चाहिए क्या 2ab, तो प्लस से आया तो इधर माइनस में हो गया 2, a का मान कितना रखेंगे 2 sin थीटा और b का मान 3 cos थीटा बराबर 0। अब देखिएगा भाई साहब जो हम 2ab का मान रखे हैं इसके बराबर है कि नहीं, तो 2 दूना 4 3 12 sin थीटा cos थीटा, सही है। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होगा जी, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, b का मान कितना है 3 cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। इधर जाएगा स्क्वायर रूट में तो 0 का रूट 0 होगा, तो हमारा यहाँ से बनेगा 2 sin थीटा बराबर 3 cos थीटा। यहाँ से हम sin थीटा cos थीटा को इधर लाएंगे तो हो जाएगा cos थीटा बराबर 3/2। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर sin थीटा का मान 3 है तो cos थीटा का मान क्या होगा 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ देखिए 4 ऑलरेडी अंक में है और ये 3 2 है ना वो रेशियो में आता है, तो इसको हम x मान लीजिए, 3x और 2x। अब यहाँ से मान रखिए 4 sin थीटा, sin थीटा का मान कितना होगा 3x प्लस 3 cos थीटा का मान कितना होगा 2x, भाई साहब गुना में बटा 5 sin थीटा का मान
3x माइनस 4 cos थीटा का मान 2x कितना है 2x। तो हमारा कितना बनेगा देखिए 4 तिया 12 3 दूनी 6 12 6 18x और 5 तिया 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 जाएगा भाई साहब 5 तिया 15 में से 8 गया तो 8 7 15 7x x से x कट गया 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14 और 4 18/7 यही हमारा उत्तर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए भाई साहब प्रश्न संख्या 45 जो है कहता है 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। इस जोड़ को जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। तो हम क्यों बताएं इसको, है ना, जोड़ लीजिएगा। चलिए अगला कहता है चार अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 15, 25 और 35 से विभाजित हो जाए प्रत्येक से। तो 15, 25, 35 भाई साहब तो 15 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए और 35 से भी कट जाए तो इसका एलसीएम लेंगे तो 5 तिया 15 5 5 25 5 7 35। इसको गुना करेंगे 5 तिया 15 और कटेगा जी, हाँ 5 ती 5 25 तिया 75 गुने 7 कितना होगा 75 गुने 7 7 5 35। बाकी क्या रहा 3 7 7 49 3 52। इससे क्या समझे, इससे समझे कि 525 वह सबसे छोटी संख्या है जो 15 से भी कटेगा 25 से भी कटेगा और 35 से भी कटेगा। तो सबसे छोटी संख्या जो तीनों से कटेगा वो क्या हो गया 525। ठीक है, तो 525 हो गया। कहता है भाई साहब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, बड़े से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9 होगा, यानी 9999। कितना से कटना चाहिए, तो 525 से। क्यों, क्योंकि 525 से कट जाएगा तो इससे भी कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो 525 से भागा दे दिए, कितना बार में, एक बार में लगाएंगे 525। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 5 गया 4। यहाँ से 9 बार में लगाएंगे 5 8 40 5 9 45 है ना। तो 9 बार में लगाएंगे 25 9 225 के 25 बाकी 2 और 9 5 45 और 2 47। तो यहाँ से बच गया भाई साहब हमारा 24। मतलब 25 से संख्या कट जाता कौन 9 9 9 9 कब, जब 24 कम रहता। चूँकि 24 बच गया तो 24 कम करना होगा। तो 24 जब कम करेंगे तो हमारा बचेगा 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 9 का 9 9 का 9, यानी वह सबसे बड़ी संख्या जो 5 15 35 से कट जाए वो क्या होगा 9975 होगा। चलिए भाई साहब प्रश्न संख्या 47 इस प्रकार से है। कहता है 11 7 6 9 12 15 और 19 का माध्यिका ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, जो संख्याएं लेख दे रखी है उसको हम एक बढ़ते क्रम में लिखेंगे। आप चाहें तो इसको घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 6 फिर 7 फिर 9, तो बन जाएगा हमारा 6 7 9 11 12 15 19। 11 12 6 7 9 11 12 15 19 15 और 19 यही हो गया। अब कहता है माध्यिका। तो माध्यिका क्या होता है भाई साहब, बीच वाला, मतलब 3 मान इधर 3 मान इधर। तो हमारा बीच वाला कौन हो गया 11, ये हमारा क्या हो गया माध्यिका। माध्यिका और माध्य, माध्य अलग चीज़ है, माध्यिका अलग चीज़ है। ठीक है, माध्यिका मतलब अलग करने वाली। यही 11 तो है, इसको इधर से अलग कर रहा है, इसको इधर से अलग कर रहा है। ठीक है, चलिए भाई साहब देखिए, कहता है यहाँ से x बराबर दे रखा है। तो कहता है x² + 4 का वैल्यू बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर क्या हमारा हो जाएगा x²। जब इधर वर्ग करेंगे तो एक रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक रूट कटेगा तो क्या बनेगा हमारा 15 गुने 15 √15 डॉट 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 इन्फिनाइट। देखिए भाई साहब ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ 1 2 3 4 गो था तो 4 गो में को बाहर निकाल लिए तो 3 गो बचा, ऐसा नहीं है। देखिए भाई साहब इन्फिनाइट है। आप चाहें तो इस टर्म को लगातार लिखते जाइए, 1,00,000 बार लिख दीजिए, चाहे एक बार लिखिए 2 बार लिखिए, डॉट डॉट लगा कर छोड़ दीजिए, बात बराबर है। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा। तो अब देखिएगा भाई साहब x² बराबर 15 का 15 और इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू क्या है जी x। तो x से कट गया तो x बराबर क्या हो गया 15।
तो जब x बराबर 15 हो गया तो कहता है भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मान बताओ। तो x का मान 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 4, 15 का स्क्वायर 225 और 4 229, यही उत्तर होगा हमारा। देखिए भाई साहब प्रश्न संख्या 49 कहता है 5 कॉलेज है ABCDE, सब्जेक्ट 3 है साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ए में विद्यार्थियों की संख्या, बी में, सी में, डी में, ई में, इस तरीके से विद्यार्थियों की संख्या है। तो कहता है भाई साहब कॉमर्स पढ़ने वाले विद्यार्थी कुल विद्यार्थी का कितना % है। तो कॉमर्स पढ़ने वाले विद्यार्थी कुल विद्यार्थी कहते हैं, हमें 2 चीज़ पता होना चाहिए कि कॉमर्स कितने पढ़ते हैं। तो कॉमर्स वाले को जोड़ेंगे 250, 400, 325, 275, 250, तो कितना आएगा 1500। कैसे देखिए कैसे जोड़ेंगे, 2 4 6 3 9 2 11, कैसे जोड़ दिया जी, 4 2 6 3 9 9 2 11 2 13, 13 हो गया, 50 50 100 14 और 1 हो गया 25 75 100 1500। तो कॉमर्स कितना पढ़ते हैं 1500। और टोटल कितने विद्यार्थी हैं, कुल को जोड़ लेंगे तो आएगा 5000। तो कहता है जो 1500 है आप जो देख रहे हैं, ये जो 1500 आप देख रहे हैं ये 5000 का कितना % है। तो 5000 का कितना % है ना। तो यहाँ से काटेंगे, कट जाएगा 3 0 1 2 3 0, कितना बचा जी, 5 से काटेंगे तो 30 बार में, तो कितना बचा हमारा 30% है। कॉमर्स पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 30% विद्यार्थी कॉमर्स पढ़ते हैं। चलिए इसका मान पूछ रहा है 1/√3 साइन 45 का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 1/√3 को 1/√3 रखेंगे, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो √3 गुने √2 हो जाएगा। तो √3 गुने √2 कितना हो जाएगा √6, कितना हो जाएगा √6। यहाँ से भागा देंगे तो क्या बचेगा √2, तो √2 गुने 1 √2, और इधर से भागा देंगे √3 और √3। तो ये हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न संख्या 51 इस तरीके से है, कहता है भाई साहब अंडर रूट, पहले अंडर रूट है फिर क्यूब रूट है, ठीक, किसका 0.0000729 का मान कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे क्यूब रूट करेंगे, उसके बाद पहले घनमूल उसके बाद वर्गमूल, ठीक है। तो पहले घनमूल करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई साहब, इसको हम लिखेंगे 729 को, इसको पहले हम तोड़ेंगे तो 729 को लिखेंगे 9 का क्यूब, है ना जी। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए क्यूब रूट क्या लिखेंगे जी 9 गुने 9 गुने 9, अब बटे क्या होगा, दशमलव हटाएंगे तो 2 2 4 2 6 0, मतलब 1 4 6, यहाँ से अंडर रूट। अब क्या होगा, देखिए घनमूल है तो 3 का पेयर लगेगा, तो एक क्या निकल के आएगा बाहर, तो अंडर√9 निकल गया बाहर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी पेयर लगाएंगे 3 का, तो 2 2 0 का 3 पेयर यानी 100 बचेगा। 9 का वर्गमूल 3, 100 का वर्गमूल 10। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.3, हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 52 कहता है 2 नालियाँ पी तथा क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। देखिए भाई साहब प्रश्न संख्या 52 करते हैं, पी और क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। देखिए भाई साहब पी और क्यू अगर साथ मिलकर भरता है तो कितना मिनट लगता है 20 मिनट, ठीक है। कहता है पी उसे अकेला 30 मिनट में भरता है, और पी जब अकेला उसको भरता है तो समय कितना लगता है 30 मिनट। तो मान लेते हैं टंकी का क्षमता 20-30 का एलसीएम कितना 60 हो जाएगा। जब दोनों मिल के भरेगा तो 3 के क्षमता से भरेगा, और अकेले भरेगा पी तो 2 के क्षमता से भरेगा। तो क्या कहता है भाई साहब, कहता है तो बताइए क्यू अकेला उसे कितना समय में भर पाएगा। क्यू अकेला, देखिए पी और क्यू का क्षमता कितना है 3, पी और क्यू का क्षमता 3 है, जिसमें पी का अकेले का क्षमता कितना है 2। तो पी अकेले का क्षमता 2 है तो क्यू का क्षमता कितना होगा 1। तो क्यू का क्षमता 1 है, तो कहता है 60 पानी को 1 क्यू अकेला, तो क्यू का क्षमता 1 के क्षमता से भरेगा तो कितना देर लग जाएगा, हमारा 60 मिनट लग जाएगा। अगला जो प्रश्न संख्या 53 है इस प्रकार से है, कहता है ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी को 3 दिन में नष्ट कर देता है। देखिए भाई साहब ए जो है किसी काम को 8 दिन में करता है और बी उसी को 3 दिन में नष्ट कर देता है। तो टोटल काम हम मान लेते हैं 24, 3 8 का एलसीएम 24। तो 24 काम को करने में अगर ए 8 दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम, और बी जो है 3 दिन में उसे नष्ट कर देता है तो एक दिन में कितना नष्ट करेगा 8 काम नष्ट कर देगा। कहता है भाई साहब ए ने जब कार्य
ए ने वह कार्य 6 दिन तक किया, तो ए 6 दिन तक काम करेगा भाई साहब, तो ए 6 दिन तक काम करेगा ए, तो 3 के हिसाब से 6 दिन में कितना काम कर लिया, 18 काम। अब कहता है कि बी ने 2 दिनों तक काम करके उसे नष्ट कर दिया, 2 दिन तक काम करके नष्ट करेगा भाई साहब। तो जब बी कैसे नष्ट करेगा, 2 दिन का बात है, 1 दिन में कितना ढाता है वो 8, तो 8 1 दिन में, तो 2 दिन में 16, तो 18 बनाया, 16 ख़त्म कर दिया, बचा कितना, 2 काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है, 2 काम। अब कहता है कि ए को शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए भाई साहब, टोटल काम कितना था, टोटल काम था हमारे पास कितना, तो टोटल काम था 24, 24 में 2, देखिए 24 में ऑलरेडी 2 काम हो चुका है, तो काम बचा कितना 22। अब 22 काम को कहता है ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए का क्षमता कितना है 3, 3 से भागा देंगे, 3 7 21, 1 22, 7 सही 1/3 दिन में ए इसको कर पाएगा शेष काम को। देखिए भाई साहब, कहता है 2 समबहुभुज है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या जो है, बहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या एक में है n-1, एक में है n+2। कहता है उनके बाह्य कोणों का अंतर 6 डिग्री है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बाह्य कोणों का अंतर 6 डिग्री, तो बाह्य कोण बराबर क्या होता है, बहुभुज में बाह्य कोण बराबर क्या होता है, तो जो बाह्य कोण होता है भाई साहब आपको बता देते हैं, जो बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या यानी n, ठीक है। तो 360 बटे भुजाओं की संख्या होता है, तो बाह्य कोणों का अंतर, तो 2 54 नंबर है, 55 है जी, 54, तो 360 बटे क्या होगा जी, बाह्य कोण का अंतर दे रखा है, तो बाह्य कोण निकाल के अंतर करेंगे और बराबर करेंगे, तो बाह्य कोण बराबर 360 बटे क्या होगा जी n, मतलब भुजाओं की संख्या। तो एक के भुजा का मान क्या है, भुजा की संख्या n-1 है, जबकि दूसरे के भुजा का मान क्या है n+2। दोनों का अंतर बोल रहा है, तो डिफरेंस करेंगे, कितना डिग्री का है 6 डिग्री का। सबसे पहले 360 यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, इधर भेज देंगे, तो हमारा क्या बचेगा 1/n-1, 1/n+2, तो यहाँ से LCM लेंगे, तो n-1 इंटू n+2, यहाँ से जाके 1 से गुना हो जाएगा, तो n+2 और माइनस 360 नहीं है, 360 का अगला साइड भेज देते हैं, दीजिए 6/360, तो 1 बचा, तो हो जाएगा -n+1, -n और +1, इसको डिटेल में कीजिएगा पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब देखिएगा भाई साहब, यहाँ से हो क्या रहा है, n से n कट गया, ठीक है, इससे काटेगा तो कितना बार में 60 बार में, यहाँ 1 है, तो n-1 इंटू n+2 को 1 से गुना करेंगे, तो क्या बनेगा n-1 इंटू n+2, और 60 को 3 से गुना कीजिएगा, 2 1 3, 2 1 3, तो 60 दिया 180। एक तरीका है कि आप इसको द्विघात समीकरण में बदलिए गुना करके और इनका मान निकालिए। दूसरा तरीका हमारे पास इस तरीके से है कि 2 संख्या को गुना करने के बाद 80 आता है, तो कौन सी संख्या को गुना करेंगे, 2 संख्या को, जिसको गुना करने के बाद 80 आएगा, तो 12 और 15 को जब गुना करेंगे तो 80 आता है। मतलब यहाँ से 2 बात समझ में आया कि n-1 का वैल्यू बराबर होगा या फिर n+2 का वैल्यू, n-1 का वैल्यू 12 होगा या तो n+2 का वैल्यू 15 होगा। तो यहाँ से n का वैल्यू 12, 1 13 हो गया, यहाँ से n का वैल्यू 2 जग घटेगा तो 13 हो गया, तो दोनों तरफ से n का वैल्यू क्या आया 13, तो वही तो पूछता है n का वैल्यू बताएं, तो कितना हो जाएगा 13। मतलब भुजाओं की संख्या कितनी थी वो नहीं, कितनी तो थी ये आपका, एक था, एक का 12, एक का 15, n का मान 13 आया, ठीक है। देखिए भाई साहब, कहता है एक दुकानदार अपनी चीज़ों का अंकित मूल्य उसके मूल्य से 15% अधिक है। देखिए जो लागत मूल्य से 15% अधिक क्या है अंकित मूल्य, तो इस तरह का प्रश्न तो हम एवरीडे करवा रहे हैं, CP SP MP। 15% अधिक क्या है अंकित मूल्य, तो 15% का मतलब क्या हुआ, तो 15% का मतलब हुआ 3/20, मतलब लागत मूल्य से 20% अधिक है, तो लागत मूल्य अगर 20 है तो अंकित मूल्य कितना हो गया 3 अधिक 20 का 15% 3 अधिक, अंकित मूल्य कितना हो गया 23। और कहता है उसे 20% छूट भी देता है। 20% का मतलब क्या हुआ भाई साहब, तो 20% का मतलब हुआ 1/5। तो डिस्काउंट किस पे देता है, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस अगर 5 है तो 5 का 20% 1 का डिस्काउंट देंगे, तो मार्क प्राइस अगर 5 है तो 5 का 1 डिस्काउंट देंगे, बेचेंगे कितना में 4 में। अब देखिए यहाँ मार्क प्राइस अलग है, यहाँ अलग है, तो बराबर करेंगे, तो इसमें कैसे अलग बराबर करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे और इसमें 23 से गुना करेंगे, तो 23 5 15 से, 23 5 15 से, यहाँ 23 से गुना किए, यहाँ भी 23 से गुना करेंगे, यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, तो हमारा क्रय मूल्य 120 हो गया, विक्रय मूल्य 92 हो गया,
और मार्क प्राइस 115 हो गया। तो क्या कहता है भाई साहब, कहता है तो उसे लागत उसकी शुद्ध हानि कितनी है। तो 100 का चीज़ 92 में बेचा तो हानि कितना, 8 का हानि, 100 में 8 का हानि, 8% का हानि हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न पे आते हैं, वो भी इसी तरीके से कुछ है। कहता है प्रश्न संख्या 56, कहता है एक दुकानदार अपने वस्तु का अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। बस वही बात है भाई साहब, 12% छूट का मतलब क्या हुआ। तो 12% छूट का मतलब हुआ कि अगर 100 रुपया उसका मार्क प्राइस है तो 12% छूट देगा, कितना में बेचेगा, 88 में। और कहता है उसे 21% का लाभ होता है। तो 21% का लाभ का मतलब है कि अगर 100 रुपया उसका क्रय मूल्य है तो 121 रुपये में उसको बेच दिया। कितना में बेच दिया, 121 रुपये में। अब देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस अलग अलग है, यहाँ 88 है, यहाँ 121 है, दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, तो 88 और 121 का एलसीएम लेंगे। तो 88 और 121 का एलसीएम लेंगे तो 11 से लगाएंगे, 11 और 88 11 है ना। इसका मतलब समझ में आया कि इसमें आप 11 से गुना कर दो और इसमें आप 8 से गुना कर दो। तो यहाँ भी 8 से गुना हो जाएगा, यहाँ 11 तो यहाँ भी 11 से गुना हो जाएगा। यहाँ से समझ में आया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, ठीक है, तो इसको MRP कितना है 1100, और विक्रय मूल्य कितना है तो 88 गुना 11 कर सकते हो, ज़रूरत पड़े तब। अब क्या कहता है भाई साहब, तो बताइए अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है। जो अंकित मूल्य है लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है, तो इसको काहे ले गुना करके टाइम वेस्ट करेंगे। तो 800 है 1100 है तो कितना ज़्यादा है, 300 ज़्यादा है। कितना परसेंट ज़्यादा है, तो परसेंट ज़्यादा पूछ रहा है, तो 300 ज़्यादा किस पे, 800 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। 3/8 का परसेंट क्या होता है साहब, तो 3/8 का जो परसेंटेज होता है वो होता है 37.5%। ये हमको कैसे आता है, याद करके, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हो जाएगा 57। देखिए 57 इस तरीके से है, कहता है 10,000 रुपये की लागत की एक वस्तु पर 50% का एगो छूट दीजिए, है ना। कहता है इसमें आप क्या कीजिए, 50% का एगो डिस्काउंट दीजिए, या फिर आप क्या कीजिए 40% और 10% का 2 छूट दीजिए, 40% और 10% का 2 छूट दीजिए। तो बताइए भाई साहब, है ना, कौन बेहतर है कितना रुपया से, कौन सा छूट बेहतर है। आप दुकान में ख़रीदने गए कुछ सामान, उसमें कुछ प्रिंट होगा, वो दुकानदार बोलेगा भाई साहब या तो आप 50% डिस्काउंट ले लो, या तो फिर आप 50% और फिर 10% का डिस्काउंट ले लो, कौन लीजिएगा। जिसको मैथ नहीं आता है तो सोचेगा भाई 50% का डिस्काउंट यहाँ भी है और यहाँ भी है, कोई भी दे दो। नहीं, दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग है। अलग कैसे है देखिए, दिखाते हैं। ये 40% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है, तो चूँकि 2 डिस्काउंट है इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, उत्तरोत्तर छूट। तो जब 2 डिस्काउंट को 1 डिस्काउंट में बदलते हैं तो इसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा। क्या बोलते हैं, समतुल्य बट्टा। और समतुल्य बट्टा का फार्मूला होता है x + y - x × y/100%, ठीक है। तो x का मान 40, तो 40 10 50 माइनस 40 × 10 400/100 4, कितना परसेंट का छूट हो गया, 46% का। यानी इसको एक मुश्त 50% का डिस्काउंट मिल रहा है और इसको एक मुश्त 46% का डिस्काउंट मिल रहा है ना जी। कहता है ये जो 50% डिस्काउंट है इससे कितना बेहतर है, तो 46 से कितना बेहतर है भाई साहब, तो 4% बेहतर है। तो 4% किसका, 4% किसका भाई साहब, लागत मूल्य का। तो लागत मूल्य क्या है 10,000, 10,000 का 4% कितना हो जाएगा, 400 रुपया आ गया। कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या, है ना, तो 2 अंकों वाली एक संख्या हम मान लेते हैं xy। तो संख्या क्या बनेगा भाई साहब डिटेल में, 10x + y। तो संख्या के अंकों का योग, देखिए एक संख्या और उनके अंकों का योग से प्राप्त संख्या का अनुपात। देखिए ये संख्या है और संख्या के अंकों का योग यानी x + y, इसका जो अनुपात है वो है 4:1। तो यहाँ से हम तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा, 10x + y = 4x + 4y। इधर आके 10x घटेगा
तो कितना बनेगा भाई साहब 6x बराबर 22, इधर से घटेगा तो क्या बनेगा 3y। तो x/22 बराबर क्या हो जाएगा x/22, तो 3/6। इसको काट नहीं देना है, ठीक है। अब काटिएगा तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है भाई साहब यदि उसमें इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा है। देखिए इसमें इकाई अंक कौन है 22, तो कहता है इकाई वाले अंक दहाई वाला अंक यानी x, तो इकाई वाला अंक दहाई वाला अंक से 3 ज़्यादा है, कोई दिक्कत, तो 3 ज़्यादा ऑलरेडी है। तो 3 ज़्यादा है तो संख्या ज्ञात करो, तो संख्या 3, देखिए 3 ज़्यादा है कि नहीं, तो 3 ज़्यादा है तो इसका मतलब संख्या यही होगा। संख्या क्या बनेगा 3 पर 6 36। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे ना, यहीं से देखिए x/22 बराबर 3/6 को काट करके लिख देंगे 1/2। तो कहता है इकाई वाला अंक दहाई वाला अंक से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। तो यहाँ से कितना ज़्यादा है रियल में, तो 1 ज़्यादा है। इस 1 ज़्यादा को बोल रहा है 3 ज़्यादा, यानी 1 यूनिट 3। तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। तो x बराबर 3, y बराबर 6। तो हमारा संख्या यहाँ से भी क्या बनेगा 36 ही बनेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 59 थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। कहता है x एक दिन में एक काम का 20% काम कर सकते, 20% भाग कर सकता है, ठीक है। तो x जो है ना, कोई काम है उसका एक दिन में कितना करेगा 20%, और जो y है वो करेगा 25%, और तीनों मिल करके यानी x + y + z तीनों मिल करके उस काम का कितना करेंगे 50%। तो x करेगा 20%, तो 20% का वैल्यू कितना हो गया 1/5, कोई दिक्कत। और y करेगा 25%, 25% का वैल्यू कितना हो गया 1/4, और तीनों मिलकर करेगा 50%, इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो 5 4 2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो मान लेते हैं टोटल काम था 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 20। तो मान लेते हैं टोटल काम 20 था, तो 20 काम का x जो है एक दिन में कितना करेगा भाई साहब, तो एक दिन में करेगा 20% यानी 1/5। तो 20 का 1/5 यानी डेली कितना करेगा 4 काम। y जो है टोटल काम का 1/4 करेगा, तो टोटल काम 20 का 1/4, टोटल एक दिन में कितना करेगा 5 काम। तीनों मिल करके कहता है जितना काम है उसका आधा करेगा, तो तीनों मिल के 20 का आधा कितना कर लेगा 10। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब देखिए भाई साहब क्षमता है, क्या है क्षमता। अब कहता है यहाँ से समझना होगा कि x का क्षमता 4, y का क्षमता 5। तो x का क्षमता 4, y का क्षमता 5, तो z का क्षमता क्या होगा। तो देखिए तीनों मिला के 10 है, x 4 और 5 9, तो z का क्षमता क्या होगा 1, तब ना तीनों मिला के 10 होगा जी है। तो z अकेला उस काम, z अकेला एक दिन में उस काम, एक दिन में कितना भाग काम कर लेगा। तो z अकेला कितना काम कर लेगा प्रतिदिन, उस काम क्या बोलता है, उस काम का कितना % काम करेगा एक दिन में। तो पहले समझते हैं, देखिए कह रहा है कि एक दिन में, तो एक दिन में z कितना काम करेगा, एक काम करेगा। तो कहता है पूरा काम का कितना % करेगा, तो एक काम करेगा 20 का, तो 100 का कितना, तो कितना हो जाएगा जी 20 25 100, कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। प्रश्न संख्या 64 60 कहता है इस प्रकार से, कहता है 4 लड़का और 3 लड़की, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 लड़का लड़की का औसत कितना है 120 रुपये खर्च है। तो 120 रुपये औसत खर्च है कितना का 4 3 7 का, तो कुल कितना हो गया 8284। अब कहता है उनमें से लड़कों का औसत खर्च 150 है। तो लड़कों का औसत खर्च 150 है, लड़कों की संख्या 4 है, तो कुल कितना हो जाएगा, तो 150 चौका 600, कितना बचा 600। तो लड़का का हम खर्च निकाल दिए, टोटल बचा कितना 240। तो कहता है लड़कियों का औसत कितना होगा, तो लड़कियों का कुल खर्च 240 हो गया, लड़कियों की संख्या 3 है, तो औसत खर्च कितना हो जाएगा 80 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अगला कहता है एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग, वस्तु का 3/4 भाग का मतलब है, देखिए 3/4 मतलब 4 में से 3। तो कहता है कि अगर 4 है तो 4 का 3 भाग को बेचा 20% लाभ पे, तो बचा कितना एक भाग को बेचा, जितना उसका मूल्य था उसी पे क्रय मूल्य पे, लागत मूल्य पे बेच दिया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 3 का 20% निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो हम यहाँ से इसको मान लेते हैं टोटल वस्तु की संख्या 400 था, तो 400 तो यहाँ 300 हो जाएगा, तो यहाँ 100 हो जाएगा। अब 300 वस्तु को बेचा कितना पे, प्रॉफिट पे बेचा, कितना प्रॉफिट पे 20% के लाभ पे, तो कितना में बेचा होगा भाई साहब। तो 300 के वस्तु को 20% लाभ पे बेचेंगे तो कितना % हो जाएगा 120%, तो हो जाएगा 12 या 36, 360 रुपये में बेचा इसको।
300 रुपये का चीज़ कितना बचा 360 में। इसको कहता है कि जिस लागत मूल्य पे बेच दिया, इसका लागत मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, तो 100 रुपया का इसको बेच दिया तुमने 100 रुपया में, तो कुल कितना में बेच दिया, तो 300 400 100 460, 360 और 100 कितना हो जाएगा 460। तो कहता है भाई साहब क्या पूछता है लाभ कितना रहा। अब देखिए 400 का चीज़ कितना में बेच दिया 460 में, तो लाभ कितना का, तो लाभ हो गया यहाँ से 60 का लाभ कितना पे 400 पे, तो 100 पे कितना कट जाएगा 15 बार में, कितना हो गया सर जी 15%। और नहीं तो आप एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ से इतना नहीं कर करके ऐसे भी कर लेंगे। देखिए लाभ तो इसी पे बनना है 20% का, तो 300 का 20% लाभ बनेगा, तो कितना बनेगा सर जी 60 रुपया लाभ बनेगा। इस पर लाभ बनेगा नहीं बनेगा, तो 60 रुपया लाभ है कितना पे, क्रय मूल्य कितना 400 पे, तो 100 पे कितना, तो भी आ गया हमारा 15%। ठीक है, चलिए कहता है एक आदमी ने 21 चीज़ों के बेचने पर हुई हानि 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कहता है 21 चीज़ों के बेचने पर हुई हानि, तो हम ऐसा मान लेते हैं 21 चीज़ों का वस्तु पर हुआ हानि, तो मान लेते हैं एक वस्तु पे हानि हुआ L, तो 21 वस्तु पे 21 गुने L या लॉस लिखें पूरा, तो 21 वस्तु का जो लॉस है वो 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से काटेंगे 3 सत्ते 21, तो हो जाएगा लॉस बटे विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, आ गया नीचे, तो यहाँ बचा 1 ही जाएगा इधर, तो 7 मतलब 7। इसका मतलब हुआ कि 7 रुपये में बेचने पे 1 का हानि हुआ, तो 7 रुपये में बेचने पे 1 का हानि हुआ, इसका मतलब इसका मूल्य था कितना, क्रय मूल्य 8 रुपया था ना जी। देखिए 7 रुपये में बेचने के बाद 1 रुपया का हानि हुआ, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना था 8 रुपया, तब ने 8 रुपये की 7 में बेचे तो 1 का लॉस हुआ। तो कहता है इसका परसेंट लॉस बताओ, रियल परसेंट लॉस, तो लॉस बराबर क्या होता है, तो लॉस बराबर होता है हानि 1 बटा क्रय मूल्य 8 और गुने 100, तो 1/8 को बदलेंगे परसेंटेज में तो हो जाएगा 12.5%। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कहता है 63 नंबर, एक आदमी ने 15% के लाभ पर बेचा। एक आदमी ने एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा, यदि उसे 10% कम कीमत में ख़रीदा होता। बहुत ईजी भाई साहब, देखिए 63 नंबर कहता है मान लेते हैं हम एक वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो था 101 रुपया, कहता है इसको बेच दिया 15% के लाभ पे, तो 15% लाभ पे बेचेंगे, कितना बेचेंगे 115x में। कहता है यदि इसको ख़रीदा होता कम में 10% कम में, तो ख़रीदा कितना में होता 90x में। कोई दिक्कत नहीं, ये भी CP हो जाएगा, इसको CP1 मान लो, इसको CP1 ही मान लो। चलो हटाओ, अगर इसको 90 इसमें खरीदा होता और इसको 25% लाभ पे बेचा होता, 25% लाभ पे बेचिएगा तो कितना बेचिएगा भाई साहब, तो 25% लाभ पे बेचिएगा तो 90 का 25%, 25 चौका 100 है ना जी, 45/2 यानी 22.5 रुपया लाभ लेके बेचिएगा, तो 90 और 9 2 11 कितना बेचिएगा 112.5x, 112 रुपया 50 पैसा में इसको बेचिएगा। और क्वेश्चन में ही कहता है, कहाँ गया जी, कहता है 10% कम में ख़रीदा होता और 25% लाभ पे बेचा होता, तो उसको 4 रुपया का क्या होता, 4 रुपया कम में बेचता। जैसे पहले बेच रहा था 115 में, अब बेच रहा है कितना में 112.5 में। कितना कम में बेच रहा है भाई साहब, तो बेच रहा है 2.5x कम में बेच रहा है, अब बेच कितना में रहा है 4 रुपया कम में, तो बराबर हुआ, तो x बराबर क्या हो गया 4/2.5। ठीक है, तो x बराबर 4 गुने 10/25। कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है भाई साहब क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा 100x, तो 100 गुने 40/25, 25 चौका 100, 4 चौके 16, कितना रुपया हो गया क्रय मूल्य 160 रुपया। चलिए कहता है हेमा और लक्ष्मी एक व्यापार को शुरुआत करती है। हेमा और लक्ष्मी, हेमा लगाती है 60,000 और लक्ष्मी लगाती है 75,000। भाई साहब ये लगाती है 60,000 और ये लगाती है 75,000। ठीक है, और समय कितना है, एक का है 8 महीना और एक का है 12 महीना। ये हो गया कैपिटल, ये हो गया टाइम। अब यहाँ पे गलती क्या है कि अगर इसको हम गुना करने लगेंगे
तो बाद में डिवाइड करेंगे, तो पहले गुना करो फिर डिवाइड करो, दोनों जगह परेशानी है। तो क्या करना चाहिए हमको करना ये चाहिए कि हमको रियल वैल्यू नहीं ले करके इसका वो लीजिए अनुपात। तो काटिएगा तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, कितना अनुपात हो जाएगा? 4:5 में पूंजी लगाया। इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो क्या समय कितना रह गया? 2:3 में। इसका मतलब जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बराबर क्या होता है जी? प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम। तो कैपिटल इंटू टाइम, तो 4 दूनी 8 अनुपात 5 तिया 15, मतलब 8 प्रॉफिट इसको मिलेगा, 15 इसको मिलेगा। तो कहता है भाई साहब कितना % हेमा को मिलेगा लाभ का? तो हेमा को कितना मिलेगा? 8 रुपया। कहता है लाभ का, कुल लाभ का कितना % मिलेगा? तो कुल लाभ कितना होगा? इसको 8 इसको 15, 15 8 23 और गुने 100, इसको जब कीजिएगा तो आएगा 34 पॉइंट समथिंग। तो इसको 35% लगभग आएगा। 35% क्यों? क्योंकि ऑप्शन में 34% नहीं है, तो 35% होगा। ठीक है। कहता है एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करना है। तो 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करना है, वह आधी दूरी 3/5 समय में पूरा करता है। भाई साहब 120 में से आधी दूरी तय कर लिया तो बचा कितना? 60 किलोमीटर। और कहता समय कितना लगा? कहता 3/5 समय खर्च कर दिया, मतलब आधी दूरी तय करने में 3/5 समय लगा दिया। तो 3/5 समय लगा दिया तो पूरा समय था कितना? 15 घंटा में पहुंचना था। अब 3/5 लगा दिया तो बचा कितना? तो 3/5 का मतलब क्या? 5 था तो 3 लगा दिया तो बचा कितना? 2/5। 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, यानी 6 घंटा बचा हुआ है। तो 60 किलोमीटर के 6 घंटा में जाएगा तो इसका चाल क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला पढ़ते चलते हैं। कहता है 150 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलकर 10 सेकंड में पार करती है। देखिए भाई साहब प्रश्न संख्या 66। तो देखिए 2 रेलगाड़ी है तो दूरी क्या होगा? तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर, तो 150 और 120 कितना हो जाएगा? 270। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहा है तो चाल क्या होगा? जुड़ेगा। तो एक का चाल दे रखा है, एक का नहीं दे रखा है। तो एक का चाल हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई साहब 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, 1 मीटर में है, कैसे होगा? इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा? गुना। ठीक है। और गुने क्या करना होगा? समय। तो कितना समय में पार करता है? 10 सेकंड में। तो 10 से हम लोग गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, कैसे करेंगे? ये ना जी गलत है ना? है 10 सेकंड में। चलिए सही है, फटाफट काटते हैं इसको। कैसे काटेंगे देखिए, इस 0 से इसको काट देंगे तो हमारा जो बनेगा 27 गुने 18 और बटे 5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 27 गुने 18 बटे 5 बराबर x प्लस 43.2। तो x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा? हम क्या करते हैं, इसको गुना करके देख लेते हैं। तो गुना करके देखेंगे कैसे। चलिए इसको गुना कर लेते हैं भाई साहब, झमेले ख़त्म कर दो। तो ऐसा करो, 2 से ऊपर भी गुना कर दो और 2 से नीचे भी गुना कर दो। तो क्या हो जाएगा? 18 दूनी 36 गुने 27। तो 36 गुने 27 करोगे तो 6 7 42 के 2, बाकी 4 7 21, 4 25 और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, 2 5 2 7 और 7 2 9। 792 बटा कितना हो जाएगा? 10। तो क्या हो जाएगा? 97.2। इसको सॉल्व किए तो आ गया हमारा 97.2 और x प्लस 43.2। तो x बराबर क्या होगा? 97.2 में से 43.2 घटाइएगा तो यहाँ 2 से 2 गया 0 और 7 में से 3 गया 4 और 9 में से 5 गया 4 गया 5। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे का स्पीड था। ठीक। कहता है कि किसी व्यक्ति को नाव द्वारा धारा के अनुकूल और प्रतिकूल आने जाने में 5 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में नाव, देखिए यदि शांत जल में नाव की चाल और पानी का चाल दे रखा है तो आप बताइए डिस्टेंस क्या था। तो इसमें बराबर क्या है? देखिए लौटने आने जाने में
जो उसका लग रहा था समय, वो कितना था 5 घंटे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस डी था, क्या था डी, तो डी था, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय दे रखा ना जी, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना था, मान लेते हैं डी, है ना जी, और दूरी बराबर चाल गुने समय, नहीं समय दे रखा है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हो गया, और धारा के प्रतिकूल जाएगा तो 10 और 4 14 हो जाएगा, प्लस डी धारा के प्रतिकूल जाएगा, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और टाइम कितना दे रखा है 5, तो इस टाइम को हम इधर नहीं, इधर लिख देते हैं 5 घंटा। डी कॉमन लेंगे, कोई दिक्कत, दोनों जगह से डी कॉमन लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 और 6 का 42, तो 14 तिया 42, 6 सत्ते 42 बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या करना है, डी का वैल्यू निकालना है भाई साहब। तो डी का वैल्यू निकालना है, तो डी बराबर क्या होगा, 5 गुने 42 और 7 10, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 21, तो डी बराबर कितना किलोमीटर आ गया, 21 किलोमीटर आ गया। कहता है पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 40 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। तो देखिए पी और क्यू जो है अलग अलग, ए भरेगा आपका 40 मिनट में और क्यू भर लेगा 30 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। टंकी की क्षमता हम मान लेते हैं 120, दिख रहा है, तो 40 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में 3 भरेगा, 30 में भरता है तो 1 मिनट में 4 भरेगा, कोई दिक्कत नहीं। कहता है दोनों को एक साथ खोले जाते हैं और 10 मिनट बाद क्यू को बंद किया, पाइप क्यू को बंद किया दिया जाता है। दोनों को एक साथ खोलेंगे भाई साहब और 10 मिनट चलाएँगे तो दोनों एक साथ पानी भरेगा, 4 3 7 और 10 मिनट में कितना भर देगा, 70। टोटल क्षमता है 120, 120 में 70 भर दिया, कितना बचा 50। अब क्यू को भर देने के बाद बचा कौन, पी, पी भरेगा इसको किस क्षमता से, 3 के क्षमता से, है ना जी। तो कितना हो जाएगा 16 48 सही 2/3 मिनट। इसको बदलेंगे तो 16 मिनट कितना हो जाएगा, 16 मिनट और 2/3 मिनट को बदलेंगे घंटा में, तो 60 से, सॉरी घंटा में नहीं सेकेंड में, तो 60 से गुना करेंगे तो 3 से 20, तो हो गया 16 मिनट और 20 दूनी 40 सेकेंड। देखिए भाई साहब फिगर दे रखा है, फिगर हम नहीं बना रहे हैं, दिखता है तो देखिए। कहता है कितने छात्र ने 39 से अधिक लेकिन 60 से कम अंक प्राप्त किए। तो 39 से अधिक देखिए 40 से लेकर 60 तक, तो 39 यहाँ हो जाएगा 2 + 8, कुल कितने छात्रों ने, 10 छात्रों ने। फिर कहता है अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत छात्रों ने 60 से अधिक अंक प्राप्त किया। कितने परसेंट छात्र 60 से अधिक, तो कितने परसेंट छात्र बोल रहा है, तो 60 से अधिक। तो पहले 60 से अधिक प्राप्त करने वाले कितने हैं, तो 60 से अधिक प्राप्त करने वाले 10 + 12, देख मिला लीजिएगा, 10 + 12 + 5 + 8 + 5 कितना हो गया, 10 22 8 35 लड़का हो गया। अब बोलता है कितना परसेंट, तो कुल लड़कों का कितना परसेंट, तो कुल लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा भाई साहब, जोड़ेंगे तो 4 5 2 7 8 15 10 25 12 37 37 से 5 42 8 50, 50 में तो 100 में कितना, 50 दूना 100 तो 35 दूना 70%। चलिए सबको क्लियर हो गया है। फिर भी किसी को कहीं डाउट लगता है तो आप हमें बताइएगा, हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज सेट नंबर 18 नहीं 19 हो गया है, कल 20 करेंगे। हम लोग लेवल 4 में जा रहे हैं, कुछ ही दिनों में हम लोग लेवल 5 को भी क्रॉस करेंगे और 10 से 11 सेट और बचा, उसके बाद हम लोग एनटीपीसी का सेट सोल्व कर चुके होंगे और फिर लाएंगे ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल एलडीसी का सेट। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।